friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel Muni Education and यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या तो सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड जो लेसन्स है उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी, उसकी नोट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो आप प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प हो जाए। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग ये लेसन सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ अवर क्लास 10th जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसका क्लास 10 का इंग्लिश मीडियम का जो बुक है कुमार भारती, उसमें से लेसन लिया गया है, लेसन नंबर 3.3 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज स्टीवन हॉकिंस। स्टीवन हॉकिंस जो साइंटिस्ट रह चुके हैं और बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और उनके पास से हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? मुझे पता है, जो लोग मुझे देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एम है कि उनको साइंटिस्ट बनना है। तो तुम्हें ये सारे जो कैरेक्टर्स है, ये जो साइंटिस्ट है, उनकी बायोग्राफीज है, उनके बारे में जो लिखा गया है उसके ऊपर से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और मुझे पता है कि आज का वीडियो देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलो हम लोग लेसन की शुरुआत कर देते हैं। नेम ऑफ द लेसन इज स्टीवन हॉकिंस। बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। स्टीवन हॉकिंस इज ही वाज बोर्न ऑन 8 जनवरी 1942 में उनका जन्म हुआ था एंड डाइड रिसेंटली, मतलब 2018 में ही वो मर गए थे। ही वॉज एन इंग्लिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट थे, मतलब वो फिजिक्स में बहुत आगे गए हैं। कॉस्मोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द सेंटर ऑफ थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी विद इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो थियोरेटिकल जो कॉस्मोलॉजी वो टॉपिक डिपार्टमेंट था उसके डायरेक्टर थे। ठीक है। Hawkins was the first to set out a theory of cosmology explained by a union of general theory of relativity and quantum machine। ये सारे टॉपिक से वो आपके फिजिक्स के टीचर को पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जो क्वांटम मैकेनिज्म है उसके ऊपर उन्होंने थियरी बताई थी। नेक्स्ट, हॉकिंस वाज एन ऑनररी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी के वो मेंबर भी थे, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ पोर्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंस। पोर्टिफिशियल एकेडमी ऑफ साइंस उसके लाइफ टाइम मेंबर भी थे एंड रिसिपिएंट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन यूएस। यूएसए का हाईएस्ट जो अवार्ड था प्रेसिडेंशियल मेडल, वो भी उनको दिया गया था। दिस लेसन गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द ग्रेट साइंटिस्ट, हिज लाइफ एंड हिज वर्क। ये लेसन हमको सिखाता है कि उनकी लाइफ में से हमको क्या सीखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फिजिक्स की थियरी है वो हम लोगों को सीखना नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर उनके लाइफ में से हमको क्या इंस्पिरेशन मिलती है वो हमें यहाँ पर लेसन में से सीखना है। तो हम लोग लेसन की शुरुआत करेंगे। स्टीवन हॉकिंस बोर्न ऑन जनवरी 8, 1942 इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ही वाज अ प्रोफेसर एंड द ऑथर हु हैड डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, मतलब मेन जो फाउंडेशनल वर्क होता है वो उन्होंने किया था। कौन से सब्जेक्ट में? इन द फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मीनिंग यहाँ पर दिया है द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया। एंड हुज बुक हैव बीन हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन, और उनकी बुक साइंस मतलब हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। एट द एज ऑफ 21 while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with ये जो उनकी बीमारी है एमीट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये जो बीमारी है, बीमारी का नाम है एक्चुअली ALS, इज अ पार्ट ऑफ हिज, ओके, ये बीमारी ही थी, उसकी वजह से वो सिर्फ व्हील चेयर में बैठते हैं। ओके, ये बीमारी में क्या क्या होता है वो लेसन में हम लोग सीखेंगे। Part of his life story was depicted in the film, in the 2014 film The Theory of Everything। एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था The Theory of Everything। उसके अंदर उनकी लाइफ के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, ओवर द इयर्स, कुछ सालों के बाद क्या हुआ? स्टीवन हॉकिंस हैज रिटन और को रिटन अ टोटल ऑफ 15 बुक्स। टोटल उन्होंने 15 बुक्स लिखी है। रिटन एंड को रिटन, को रिटन का मतलब किसी की मदद से उन्होंने लिखा है। A few of the most noteworthy includes, उसमें से कुछ बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है The Grand Design, The Universe in the Nutshell, The Theory of Everything। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक उन्होंने लिखी। उसके अलावा भी बहुत सारी बुक लिखी है। In 1988, Hawking catapulted to international prominence with the publication of
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा था। द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन देने वाली बुक थी, पर वो एक कॉस्मोलॉजी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी फॉर द मासेस एंड ऑफर्ड एन ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस और टाइम के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है तुमको ये मैगजीन या तो ये बुक के अंदर मिल रही थी। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, एंड द फ्यूचर, और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में उन्होंने लिखा था। द वर्क वॉज एन इंस्टेंट सक्सेस, मतलब तुरंत ही उनको सफलता यहां पर मिल गई थी। स्पेंडिंग मोर देन 4 years अटॉप द लंडन संडे टाइम्स, मतलब लंडन संडे टाइम्स एक मैगजीन रहता है जो पब्लिश करता है कि हर साल की सबसे टॉप बुक कौन सी है, और 4 साल ये बुक टॉप पे रही, बेस्ट सेलर्स लिस्ट, बेस्ट सेलिंग बुक। Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and has been translated into more than 40 languages. मतलब पूरे वर्ल्ड में वो बेस्ट सेलिंग बुक रही और उनको 40 अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, नाम क्या था बुक का, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इट ऑल्सो वाजंट एन इजी टू अंडरस्टैंड एज सम हैड होप, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे साइंस के वर्ड्स है, साइंस, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के वर्ड्स है, तो इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो इन 2001, इसलिए उन्होंने 2001 में क्या किया, हॉकिंस फॉलोड अप हिज बुक विद द यूनिवर्स इन अ नटशेल, मतलब यही बुक को उन्होंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझा के बताया, द यूनिवर्स इन अ नटशेल। नटशेल मतलब एक ऐसा बीज रहता है, उसके अंदर यूनिवर्स कैसे आ सकता है, which offered a more illustrated to cosmology's big theory। तो कॉस्मोलॉजी की जो बड़ी बड़ी थियरी थी ना, उसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये बुक के अंदर समझाया गया था। तो दूसरी बुक उन्होंने लिखी 2001 में, द यूनिवर्स इन अ नटशेल। ओके, नेक्स्ट, इन 2005 हॉकिंस ऑथर्ड द 7 मोर एक्सेसिबल अ ब्रीफ हिस्ट्री, नो, अभी यही जो बुक थी वो ब्रीफ हिस्ट्री, उसको उन्होंने चेंज कर दिया अ ब्रीफर हिस्ट्री, मतलब उससे भी छोटी टाइम की हिस्ट्री उन्होंने बताई, विच फ्यूचर सिंप्लीफाइड द ओरिजिनल वर्क्स कोर कॉन्सेप्ट एंड टच अपॉन द न्यूएस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग थियरी। अभी वही जो बुक थी उसी को उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें ऐड किया, बहुत सारे जो नए आइडियाज आए थे, नई थियरीज आई थी, उसको ऐड करके उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था द ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। और वो उसके अंदर नए नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वो यहाँ पर उन्होंने दिखाए। और उसमें एक था स्ट्रिंग थियरी जो उन्होंने बताया। यहाँ पर हम लोगों को पिक्चर में देखने को मिलता है, उनकी बीमारी की वजह से उनकी जो हड्डियां थी वो धीरे धीरे टूट रही थी, मतलब तुम उसको ऐसे हैंडशेक भी करोगे तो भी उनकी हड्डियां टूट जाएगी, ऐसी बीमारी थी। और वो धीरे धीरे, मतलब उनका शरीर जो था ना पूरा सिकुड़ रहा था, वो स्क्वीज हो रहा था। और तुम देख रहे हो यहाँ पर उनकी कंडीशन कैसी थी। तो उनके लिए ऐसी स्पेशल चेयर बनाई गई थी और कंप्यूटर था, और वो कंप्यूटर के थ्रू ही सारी बातें करते थे, इन्वेंशन भी वो कंप्यूटर के थ्रू ही करते थे। मतलब एक प्रकार का स्टिल इमेज, मतलब वो हिल नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उनका ब्रेन बहुत अच्छा चल रहा था और वो उसी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट बने थे। नेक्स्ट, टुगेदर दिस 3 बुक्स, ये 3 बुक्स के साथ, along with Hawkins own research and papers, उसके दूसरे पेपर्स और रिसर्च जो उन्होंने बताए थे, articulate the physicist personal search for science holy grail। ओके, उन्होंने उसके अलावा उनकी खुद की रिसर्च भी चालू की थी जिसका नाम उन्होंने दिया था होली ग्रेल। उसका मतलब होता है अ थिंग विच इज ईगरली परस्यूड और शॉट आफ्टर, ऐसी चीज जिसके पीछे हम लोग दिल लगा के पड़ जाते हैं ताकि वो हमें मिल जाए, वो उन्होंने बुक लिखी थी। अ सिंगल यूनिफाइंग थियरी दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी। ओके, और ये बुक के अंदर सिर्फ एक ही थियरी, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर ज्यादा लिखा गया था और उसको कॉस्मोलॉजी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। एंड द कॉस्मोलॉजी मीन्स व्हाट, द स्टडी ऑफ बिग बैंग, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। विद क्वांटम मैकेनिक्स द स्टडी ऑफ स्मॉल टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स बिगेन। और ये बुक के अंदर उन्होंने बताया कि क्वांटम थियरी और जो बिग बैंग थियरी दोनों को मिला के हम ढूंढ सकते हैं कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी, वो उन्होंने ये बुक के अंदर लिखा है। इट्स दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट हैज अलाउड हॉकिंस, ये प्रकार की जो एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी जो फीलिंग्स है, उनके थॉट्स है, उसने उनको अलाउ किया था। किसके लिए, हु क्लेम ही कैन थिंक इन 11 डायमेंशन, मतलब वो 11 अलग अलग डायमेंशन में सोच सकते थे। ओके, हम लोग बोलते तो है कि मनुष्य
मल्टीटास्किंग बन रहा है, मतलब एक ही साथ वो 1 2 3 4 अलग अलग काम कर सकता है। ओके तुम्हारे ब्रेन पे डेवलप होता है कि तुम कितना डेवलप होते हैं। तुम एक साइड पे यहाँ पर ये भी सोच सकते हो, ये साइड पे ये भी सोच सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, मतलब तुम मल्टीटास्किंग। पर जब स्टीवन हॉकिंस की बात करते हैं ना, तो वो एक ही दिमाग से 11 चीजें एक साथ में सोच सकते हैं, उनके बारे में 11 चीजें एक साथ में वो कर सकते थे, मतलब उनका ब्रेन उतना डेवलप, इसीलिए तो उनको साइंटिस्ट बोला जाता है ना। नेक्स्ट, टू ले आउट सम बिग पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन काइंड, हियर इज कन्विंस दैट टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। ओके यहाँ पर उन्होंने बताया कि टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल एंड दैट ह्यूमन में इंडीड कोलोनाइज अदर प्लैनेट्स इन द फ्यूचर। और उन्होंने एक थियरी ऐसी बताई कि समय जाते आगे जाके मनुष्य जो है वो एक टाइम पे प्लैनेट्स पे रहने के लिए जाएगा, मतलब चांद के ऊपर जा सकता है, वो मार्स के ऊपर जा सकता है, अलग अलग प्लैनेट्स पे वो घर बनाने के लिए जा सकता है। बट आगे के फ्यूचर के टाइम पे उन्होंने ये थियरी दी है। इन सितंबर 2010 Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book. उन्होंने द ग्रैंड डिजाइन, ओके उन्होंने बताया कि एक बुक लिखी, उसमें अंदर बताया कि शायद गॉड ने ये जो ब्रह्मांड है वो क्रिएट किया होगा, और वो बुक का नाम था द ग्रैंड डिजाइन। कैसे उनको डिजाइन किया गया? हॉकिंस प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीफ इन अ क्रिएटर कुड बी compatible with the modern scientific theories. ओके उन्होंने ये भी बताया कि जो compatible मतलब accepted है, जहां पर लोग रिलीजियस थॉट क्या बोलते हैं कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो गॉड ने किया है। ओके वो जो थियरी है और ये जो साइंस की जो थियरी है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन है। His new work, however, concluded that the Big Bang was the inevitable consequences of the law of physics and nothing more. पर उन्होंने जो नया थियरी लेकर आए जिसको बोलते हैं बिग बैंग थियरी, उसके अंदर ये बताया कि नहीं, जो पहले जो बताया था उसमें थोड़ा बहुत थियरी था, पर अभी जो बता रहा हूं वो ऐसा है कि नहीं, रिलीजियस जो थॉट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। साइंस ऐसा ही कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग थियरी की वजह से हुई है, बिकॉज देयर वाज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी का एक नियम है, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। ठीक है, जो ग्रेविटी का लॉ है उसकी वजह से जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति आने वाले दिनों में भी होती जाएगी, मतलब अगर पृथ्वी का नाश भी हो गया तो उसके बाद वो वापस रिक्रिएट हो जाएगी, ऐसी थियरी उन्होंने बनाई है। हॉकिंस सेड spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists and why we exist. उन्होंने बताया कि एक थियरी है जो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस क्रिएशन। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन मतलब चीजें अपने आप बनती जाएगी, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसी की वजह से हम लोग आज जिंदा है और हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारी पृथ्वी एक बार खत्म हो जाएगी, नहीं, अगर खत्म भी हो गई ना तो वापस आ जाएगी, ऐसा उनका मानना है। द ग्रैंड डिजाइन वाज हॉकिंस फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन इन ऑलमोस्ट अ डेकेड। ये जो बुक थी ना द ग्रैंड डिजाइन, वो उनका एक ऐसा पब्लिकेशन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए। विद इन हिज न्यू वर्क, उनके जो नए काम आए उसमें क्या बताया, हॉकिंस सेट आउट टू चैलेंज सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ये दूसरे एक साइंटिस्ट है, उनको एक चैलेंज कर दिया, उनकी एक बिलीफ दैट द यूनिवर्स हैड टू हैव बीन डिजाइन्ड बाय गॉड। उन्होंने ये बताया था कि ये जो यूनिवर्स है वो गॉड ने बनाया है, उसको चैलेंज किया, सिंपली बिकॉज इट कुड नॉट हैव बीन बॉर्न फ्रॉम केओस। क्यों? क्योंकि वो जो थियरी है कि गॉड ने बनाया, वो थियरी ऐसी है कि एक केओस हुआ, एक मतलब बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसमें पृथ्वी का निर्माण हो गया, ऐसा थियरी है। पर स्टीवन हॉकिंस बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, वो एक्चुअली बिग बैंग थियरी की वजह से हुआ है। पर ये सिर्फ थियरी है, ये फैक्ट नहीं है, रिमेंबर दैट। इट इज नॉट नेसेसरी, पर उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे साइंटिफिक पॉइंट्स वहां पर दिए गए। इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वोक गॉड टू लाइट द ब्लू टच पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग। ओके, हॉकिंस ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि गॉड को ये सारी चीजों की जरूरत पड़ी होगी और उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण किया है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो पॉसिबल नहीं कि गॉड ने बनाया है, ऐसा उनका मानना है। एट द एज ऑफ 21 की उम्र में स्टीवन हॉकिंस वाज डायग्नोज्ड विद एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये बीमारी जो उनकी आई, और जिसका दूसरा नाम है लो गिरीज डिजीज। ओके, ये साइंटिफिक नेम है, इसलिए प्रोनाउंस करने के भी तुम्हें डिफिकल्ट जाएगा, बट एनीवे ALS तुम याद रख सकते हो। इन अ वेरी सिंपल सेंस उसका मीनिंग क्या होता है,
द नर्व्स, जो हमारे शरीर में जो नर्व्स रहती है, दैट कंट्रोल्स हिज मसल, जो हमारे मसल्स को कंट्रोल में रखती है, वर शटिंग डाउन, मतलब वो जो नर्व सिस्टम थी ना, वो बंद हो रही थी, मतलब वो काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से उनके मसल्स डेवलप नहीं हो रहे थे, मसल्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। एट द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 years टू लिव, ओके, और डॉक्टर ने उन लोगों को दे दिया था कि तुम्हारे पास सिर्फ 2.5 साल है जिंदा रहने के लिए, उसके बाद तुम्हारा शरीर, तुम मर जाओगे। हॉकिंस फर्स्ट बिगन टू नोटिस प्रॉब्लम विथ हिज फिजिकल हेल्थ, और उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो प्रॉब्लम है वो पहले तो फिजिकली उनको आ रहे हैं, मतलब उनके शरीर में कमजोरी आ रही है। वाइल ही वॉज एट ऑक्सफोर्ड, जब वो ऑक्सफोर्ड की स्कूल में या तो कॉलेज में रहेंगे, वो टाइम पे उनको ये प्रॉब्लम हुआ। ऑन ओकेशन ही वुड ट्रिप एंड फॉल, एक ऐसा ओकेशन हुआ था कि जब वो चल रहे थे और गिर रहे थे, चल रहे थे और गिर रहे थे, चल रहे थे और गिर रहे थे, और स्लर ही स्पीच, और जब भी बोल रहे थे ना, तो उनकी जो स्पीच है ना, वो थोड़ी थोड़ी हकला रही थी, मतलब वो बोलने का प्रयत्न कर रहे थे पर वर्ड्स आ नहीं रहे थे। He didn't look into the problems until 1963. 1963 तक उनको ऐसा नहीं लगा कि उनका कोई प्रॉब्लम है। During his first year at Cambridge, for the first most part, Hawkins had kept these symptoms to himself. मतलब उन्होंने किसी को बताया नहीं था, अपने अंदर ही, अपने पास ही रखा ये सारे सिम्टम्स जो दिख रहे थे। But when his father took notice of the condition, जब उनके डैडी ने देखा, he took Hawkins to see the doctor. डॉक्टर के पास वो लोग दिखाने के लिए गए। For the next 2 weeks, the 21-year-old college student made his home at the medical clinic. फिर उसके बाद उनका घर जैसे कि मेडिकल क्लिनिक ही बन गया, क्योंकि रेगुलर उनको जाना पड़ा, ये बीमारी इतनी खतरनाक है। Where he underwent a serious test, उसके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट उन्होंने करवाए, इसलिए रेगुलर उनको वहां पर जाना पड़ा। नेक्स्ट, दे टूक अ मसल सैंपल फ्रॉम माई आर्म्स, ओके, एक बायोप्सी करते हैं तो उसमें सैंपल लेते हैं, शरीर का एक टुकड़ा लेते हैं, मसल का एक टुकड़ा, स्टक इलेक्ट्रोड्स इनटू मी, और कुछ इलेक्ट्रोड्स मेरे अंदर डाले, एंड इंजेक्टेड सम रेडियो ओपाक्यू। अभी ये सारे वर्ड्स का मीनिंग निकालने जाओगे तो तुम शायद डॉक्टर ही बन जाओगे, ठीक है, तो ट्राई करो कि ये जो मेडिकल वर्ड्स हैं वो समझने का प्रयत्न करो कि कुछ ऐसे इंजेक्शन में रेडियो ओपाक्यू ऐसा कोई लिक्विड फ्लूइड, हाँ लिक्विड ही है, उनके स्पाइन में डाला गया। स्पाइन मतलब ये जो हमारा जो पीछे का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको स्पाइन बोलते हैं। एंड वॉच इट गोइंग अप एंड डाउन विथ एक्सरे, और एक्सरे में उन्होंने देखा कि वो नर्व्स के थ्रू वो ऊपर नीचे जा रहे हैं कि नहीं। एज दे टिल्टेड द बेड, जब उन्होंने बेड था वो टिल्ट किया, मतलब उसको थोड़ा ऊपर झुका है, तो उन्होंने देखा कि वो जो फ्लूइड है वो स्पाइन के थ्रू ब्रेन के अंदर जा रहा है कि नहीं। ही वंस सेड, आफ्टर ऑल दैट दे डिडंट टेल मी व्हाट आई हैड, ये सारे टेस्ट करने के बाद वो लोग आकर मुझे नहीं बोल रहे कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहे। एंड व्हाट आई हैड, no, after all, okay, what I had, except that it was not multiple sclerosis and that I was atypical case, okay, मैं एक यूनिक केस था। एटिपिकल मतलब वेरी केस, एक अलग सा केस था, मतलब जो दूसरी जगह पर पाया नहीं जाता, जो कॉमन नहीं होता। फिर क्या हुआ, इवेंचुअली हाउएवर, कुछ समय के बाद डॉक्टर्स ने क्या कहा, डॉक्टर डिड डायग्नोस मतलब वो बीमारी ढूंढ के निकाली, हॉकिंस विद द अर्ली स्टेज ऑफ एएलएस के अर्ली स्टेज में वो बीमारी उन्होंने ढूंढ के निकाली। इट वाज डिवास्टेटिंग न्यूज फॉर हिम, और वो जो न्यूज था वो एक्चुअली उनको तोड़ने वाला था, मतलब उनको जीवन में निराशा आने वाली थी, एंड हिज फैमिली, बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम हिम फ्रॉम बिकमिंग कंप्लीटली डिस्पॉन्डेड, मतलब वो पूरी तरह से निराश और डिप्रेशन में जा सकते हैं, पर कुछ तो उनके अंदर था जिसकी वजह से वो इतना निराश नहीं हुए। क्या हुआ, द फर्स्ट ऑफ दिस केम व्हाइल हॉकिंस वाज स्टिल इन द हॉस्पिटल, और उसमें से एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जब वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे। देयर ही सेड अ रूम विद अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, ओके, वहां पर एक ऐसा लड़का था जिसको ल्यूकेमिया की बीमारी थी, जहां पर ब्लड उनको बार बार चेंज करना पड़ता है। Relative to what his roommate was going through, Hawkins later reflected his situation seemed more tolerable, और उन्होंने देखा कि उनकी जो कंडीशन है वो उससे भी बदतर है, मेरी कंडीशन तो उससे भी अच्छी है, टॉलरेबल है, मतलब सहन कर सकता हूँ। Not long after he was released from the hospital, हॉस्पिटल में से रिलीज होने के बाद Hawkins had a dream that he was going to be executed, उनको ऐसा ड्रीम आया कि वो मरने वाले हैं। He said this dream made him realize that there were still things to do with his life, और वो ड्रीम के बाद उनको पता चला कि अरे लाइफ में तो अभी बहुत सारी चीजें करने की बाकी है और मैं अभी मर नहीं सकता।
ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सेंस हॉकिंस डिजीज helped him become the noted scientist he is today। और शायद उनकी जो बीमारी है उसी की वजह से वो आज इतने वेल नोन साइंटिस्ट बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अर्जेंसी पता चल गई कि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है। और दूसरी एक बात कि ऐसी कंडीशन में भी कोई साइंटिस्ट बन सकता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बिफोर द डायग्नोसिस के पहले हॉकिंस हैड नॉट ऑलवेज फोकस ऑन हिज स्टडी। उनकी स्टडी के ऊपर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनको पता है कि लाइफ बहुत लंबी है, पढ़ लेंगे। बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोज आई हैड बीन वेरी बोर्ड विथ लाइफ में वो बहुत बोर हो गए थे पहले। There had not seemed to be anything worth doing। उनको कुछ भी करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वैल्यूएबल नहीं लग रहा। With sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD। जब उनको पता चला कि इवन मुझे PhD अर्न करने के लिए भी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो फिर अर्जेंसी उनको पता चल गई कि नहीं, अभी लाइफ में हम लोगों को फास्ट जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, he poured himself into हिज वर्क एंड रिसर्च। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया उनके काम के लिए, उनके रिसर्च के लिए, क्योंकि अर्जेंसी थी ना। एज फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी डिमिनिश, धीरे धीरे उनका जो शरीर के ऊपर जो कंट्रोल था वो डिमिनिश हो गया, मतलब खत्म हो गया। डिमिनिश मीन्स ही वुड बी फोर्स्ड टू हैव अ व्हील चेयर बाय 1969। अभी उनको 1969 से व्हील चेयर लगने लगी, मतलब व्हील चेयर के अलावा कुछ नहीं हो रहा था। The effects of his disease started to slow down, okay? और व्हीलचेयर के बाद उनकी जो डिजीज की जो इफेक्ट थे ना, वो धीरे धीरे स्लो हो रही थी। Over the time, however, Hawkins' ever expanding career was accompanied by an ever worsening physical state। मतलब उनका जो करियर जितना बढ़ रहा था उतनी उनकी फिजिकल कंडीशन खराब हो रही थी। फिर क्या हुआ, by the mid 1970s में क्या हुआ, The Hawkins family had taken in one of Hawkins' graduate student to help manage his care and work। उन्होंने क्या किया, उनकी फैमिली ने एक उनका असिस्टेंट रख दिया, जो उनकी कॉलेज में से ग्रेजुएट हुआ था, उनको उनका असिस्टेंट रख दिया। He could still feed himself and get out of the bed। अभी तक क्या हो रहा था कि वो खुद खाना खा सकते थे और वो बेड में से बाहर निकल सकते थे, वहां तक पहुंचे थे। बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंट, पर उसके अलावा बाकी के सारे काम के लिए उनको असिस्टेंट की जरूरत पड़ रही थी। इन एडिशन इन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजिंगली स्लर्ड। अभी उनकी जो स्पीच थी ना वो पूरी तरह से स्लर्ड हो गई थी, अभी वो कुछ बोल नहीं पाते थे। सो दैट ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम। तो जो उनको अच्छी तरह से पहचानते थे वही उनको समझ पाते थे कि वो क्या बोलना चाहते, क्योंकि सिर्फ हवा आ रही थी। नेक्स्ट, इन 1985 ही लॉस्ट हिज वॉइस। 1985 में तो उनकी पूरी आवाज कंप्लीटली बंद हो गई, फॉर गुड मतलब आगे कभी भी वापस नहीं आई। फॉलोइंग अ ट्राकेटोमी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा मशीन लगाया जाता है जहां से हाथ में एक ऐसा मशीन दबाते हो, एयर आती है, उसकी वजह से वो आवाज आती है। मुझे मुंह नहीं हिलाना पड़ता है, पर तुम बोल सकते हो ऐसा। द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर्स 24 आवर नर्सिंग केयर फॉर द एक्लेम्ड फिजिसिस्ट। अभी क्या हो गया कि उनको 24 घंटे किसी ना किसी की केयर की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अभी वो कोई भी मूवमेंट अपने आप नहीं कर सकते थे, ना उठ सकते थे, ना बैठ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। बट ही वॉज स्टिल अ साइंटिस्ट, ठीक है, और उनकी रिसर्च अभी भी चालू ही थी। नेक्स्ट, इट ऑल्सो पुट इन पेरिल हॉकिंस एबिलिटी टू डू विथ हिज वर्क। पेरिल मीन्स सीरियस डेंजर, ओके, उनके लाइफ में ऐसे सीरियस डेंजर्स भी आने लगे। क्या हुआ, द predicament caught the attention of the California computer programmer। और उनकी कंडीशन देखकर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर का ध्यान उनके ऊपर गया। उन्होंने क्या किया, who had developed a speaking program that could be directed by head or eye movement। उन्होंने एक ऐसी चेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो तुम्हारी आंखों की मूवमेंट और हेड, दिमाग के अंदर जो विचार चल रहा है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंस टू सिलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर। मतलब एक सिंथेसाइजर एक ऐसा मशीन रहता है जो मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से वर्ड स्क्रीन पे आ जाते हैं, वो वैसे चेयर पे उनको बिठाया गया, मतलब दूसरे साइंटिस्ट ने उनको हेल्प की। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन हॉकिंस हु स्टिल हैड यूज ऑफ हिज फिंगर्स सिलेक्टेड हिज वर्ड्स विद द हैंडल्स क्लिकर। अभी उनकी सिर्फ फिंगर्स अभी चल रही थी, तो व्हील चेयर पे बैठकर पूरी तरह से ऐसे बैठकर सिर्फ
फिंगर से वो जो वर्ड स्क्रीन पे दिख रहे थे उनके माइंड में चलते हुए उसको सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, हॉकिंस डायरेक्टेड द प्रोग्राम थ्रू अ चिक मसल अटैच टू अ सेंसर। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर जो चिक है ना, वहां पर एक मसल्स के अंदर उन्होंने सेंसर डाल दिया था, और वो सेंसर के थ्रू वो क्या इमेजिन करते हैं, क्या दिमाग में आता है, वो सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर आ जाती थी। नेक्स्ट, थ्रू द प्रोग्राम and the help of assistant, Stephen Hawking has continued to write a prolific rates. ओके, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी स्टीवन हॉकिंस ने बुक्स लिखना चालू रखा और उनकी थियरीज आगे बढ़ाने का, रिसर्च आगे बढ़ाने का काम चालू रखा, गिव अप नहीं किया। His work has included numerous scientific paper, उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स लिखे, of course, but also information for the non-scientific community also. तो उन्होंने सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा, पर जो नॉर्मल व्यक्ति है, हमारे जैसे व्यक्ति है, उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ बुक्स लिखी है जो उनकी समझ में भी आ जाए, मतलब साइंस के टॉपिक बट इजी लैंग्वेज में उनको समझ में आ जाए। नेक्स्ट, हॉकिंस हेल्थ, ऑफ कोर्स हॉकिंस की जो हेल्थ थी रिमेन अ कांस्टेंट कंसर्न, मतलब वो हमेशा चिंता की बात थी। बट क्या हुआ, अ वरी दैट वाज हाइटन इन 2009, 2009 में उनकी सिचुएशन और भी खराब हुई when he failed to appear at a conference in Arizona. एरिजोना की कॉन्फ्रेंस में वो उनको इनवाइट किया गया था, पर वो वहां पर नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द चेस्ट इन्फेक्शन, थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन उनको हो गया था। इन अप्रैल, हॉकिंस हु हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड ही वाज retiring after 30 years from the post of लुकासियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर में 30 साल काम करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। was rushed to the hospital, उनको हॉस्पिटल ले गए फॉर बीइंग व्हाट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल डिस्क्राइब एज ग्रेवली इल, मतलब वो बहुत बुरी तरह से, अभी उनकी कंडीशन बहुत बुरी तरह से खराब थी। इट वॉज लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक अ फुल रिकवरी, उनके बाद उनको ऐसा अनाउंस किया गया कि उनको फुल रिकवरी मिल गई है, ठीक है, अच्छे हो गए थे वो टाइम के बाद, पर उसके बाद भी उनकी कंडीशन और खराब होती गई और 2018 मतलब रिसेंटली ही पास्ड अवे ऑन 14th मार्च 2018 में ही पास्ड अवे। ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब उनके पास से क्या सीखने को मिलता है, ही वाज अ डिसेबल, मतलब बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी चैलेंजेस थी, पर फिर भी उन्होंने उनके पास जो कुछ भी था दैट इज हिज ब्रेन, और वो ब्रेन के थ्रू जो 11 डायमेंशन में वो सोच सकते थे उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे डेवलपमेंट किए और बहुत सारे थियरीज उन्होंने लिख के निकाले। प्लस उनकी वो डिसेबिलिटी के साथ वो मैथमेटिक्स प्रोफेसर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी रहे। ओके, सो ग्रेट 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 पर्सनालिटी, और उनके पास से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई होप कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज हमें कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।